हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो रेगुलेशन का जो सीरीज चल रहा था उसमें क्लास 6 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज मैं आप लोग के साथ CMR 2017 का क्लास 7 का वीडियो मैं आपके साथ लेकर आया हूं, जिसमें मैं रेगुलेशन नंबर 14 के बाद फर्दर डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं आपके साथ रेगुलेशन नंबर 1 से लेकर 13 तक डिस्कस किया था। रेगुलेशन नंबर एक बार रिवाइज करते हैं आपके साथ। रेगुलेशन 1 में क्या था आपका? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन एंड एक्सटेंट। रिलेशन 2 में क्या था? डेफिनेशन। डेफिनेशन का 2 वीडियो अपलोड है, उसमें कंप्लीट हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस किए हैं कि डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ क्या क्या होता है। ये सारा चीज़ हम लोग विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया। आप जाकर उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। रिलेशन 3 में क्या है? नोटिस ऑफ ओपनिंग। रिलेशन 4 में क्या है? एनुअल रिटर्न। देखिए 1 से 4 तक डिस्कस किए। 1 में क्या था आपका? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन एंड एक्सटेंट। 2 में क्या है आपका? डेफिनेशन। 3 में क्या है? नोटिस ऑफ ओपनिंग। 4 में क्या है? एनुअल रिटर्न। यहाँ तक समझिए। 5 में आपका क्या है? 5 में आपका नोटिस ऑफ अबेंडमेंट, क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूअस है, ये समझ गए। रिलेशन 6 में क्या है? नोटिस ऑफ रीओपनिंग, 6 तो समझ गए। 7 में क्या है? चेंज इन ऑनरशिप, नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप, मतलब ऑनरशिप बदलने पे क्या नोटिस देना है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, मैनेजर, ETC। 7 तक समझिए। 8 में क्या है आपका? नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस और एक्सीडेंट, 8 समझ गए। 9 में क्या है? नोटिस ऑफ नोटिफाई जो डिजीज होता है, नोटिस ऑफ डिजीज। 10 में क्या है? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। अब माइनिंग एग्जामिनेशन 10 समझ गए। 11 में क्या है? सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड, मतलब जैसे ही कि आपका जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के बाद जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा उसमें जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो आपको रेगुलेशन 11 में है। 12 में क्या है? एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर्स हो गया। 13 में क्या है? सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन, मतलब 60 दिन पहले जो हम लोग कोई भी फॉर्म को हम 60 दिन पहले सबमिशन करते हैं, तो आपका रेगुलेशन 13 में। आज मैं आपके साथ रेगुलेशन 14 को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर फर्दर हम लोग 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक हम लोग जाएंगे। मैं आपके साथ और एक बार डिस्कस करता हूँ, एक बार ध्यान से आप सुनिएगा। रेगुलेशन 1 में क्या था? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। 2 में क्या था? डेफिनेशन। 3 में क्या है? नोटिस ऑफ ओपनिंग। 4 में क्या है? एनुअल रिटर्न। 5 में क्या है? नोटिस ऑफ अबेंडमेंट, क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूअस। 6 में क्या है? रीओपनिंग। 7 में क्या है? ऑनरशिप चेंज होना या फिर अपॉइंटमेंट एजेंट, मैनेजर, ETC। 8 में क्या है? डेंजरस अकरेंस। 9 में क्या है? नोटिस ऑफ डिजीज। 10 में क्या है? आपका बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। 11 में क्या है? सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड। 12 में क्या है? एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर्स, 12 हो गया। 13 में क्या है? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो आप लोग एग्जाम जो बैठेंगे उसके लिए। 14 में आज आपके साथ फर्दर डिस्कस कर रहा हूँ, क्या है? एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। तो क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि चाहे आपका मैनेजर हो, चाहे सर्वेयर या माइनिंग सरदार या फिर आपका ओवरमैन, उसके परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास कम से कम जो आप अप्लीकेशन को जो सबमिट करेंगे, तो आपको उसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। तो आपको मिनिमम 5 सर्टिफिकेट चाहिए। क्या क्या? देखिए, एक तो आपका कैरेक्टर हो गया, एक आपका कैरेक्टर, एक आपका एज हो गया, 2 हो गया। 2 तो आपका मस्ट है, एक कैरेक्टर, एक आपका एज। अब आगे देखते हैं क्या है कि आपको वैलिड फास्टेड सर्टिफिकेट जो हम लोग बनवाते हैं, उसके बाद आप इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, जिसको हम लोग सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोलिए या इंटरमीडिएट बोलिए, या उसको एक इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग। ये कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट इंटरमीडिएट करने का कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगा। यही आपका इक्विवेलेंट तो होता है इंटरमीडिएट के। कितना हो गया टोटल? यहाँ 2, वहाँ 2, 4 हो गया। लास्ट में आपका क्या हो गया? 1 साल का आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। और एक बार समझिएगा 5 सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए। पहला एज सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये 3 हो गया। 2 सर्टिफिकेट क्या चाहिए? आप 10+2 जो पास किए उसका एक, ये कितना? टोटल 4 हो गया। और 5वां आपका वैलिड फास्टेड सर्टिफिकेट। 5 सर्टिफिकेट और एक बार समझिएगा। एक तो कैरेक्टर हो गया, एक आपका एज सर्टिफिकेट हो गया, 2 हो गया, एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, 3 हो गया। चौथा क्या? फास्टेड सर्टिफिकेट। 5वां क्या है? आपका इंटरमीडिएट पास आउट का सर्टिफिकेट, या फिर डिप्लोमा या डिग्री कीजिए तो भी आप उसके इक्विवेलेंट है, या फिर आपका इंटरमीडिएट कीजिए, या फिर 10+2 आप जो किए उसमें। 5 क्या? और एक बार समझिएगा। वैलिड फास्टेड सर्टिफिकेट 1 हो गया, उसके बाद इंटरमीडिएट 2 हो गया, उसके बाद आपके पास होना चाहिए एज सर्टिफिकेट, 3 हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट 4 हो गया, कैरेक्टर हो गया, 5 सर्टिफिकेट। ये 5 सर्टिफिकेट आपको चाहिए किसके लिए? या आप मैनेजर या फिर सर्वेयर, ओवरमैन या सरदार की परीक्षा में बैठने के लिए उसके पास ये जनरली होना चाहिए। ये हो गया। मिनिमम एज क्या होना चाहिए? मिनिमम 20 साल आपको एज होना चाहिए। बोर्ड के द्वारा कोई भी एग्जाम होता है, अब जहां पर भी हम बोर्ड बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। तो बोर्ड के द्वारा कोई भी एग्जाम लिया जाता है तो आप बोलिए सर बोर्ड के द्वारा जो आप पढ़ाए थे उसमें कितना प्रकार का सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाता है? तो बोर्ड आपका टोटल 7 सर्टिफिकेट जारी करता है। टोटल 7 सर्टिफिकेट। आप बस वीडियो के साथ बने रहें, आपको ये पूरा क्लास आपको समझ में आ जाएगा। टोटल 7 सर्टिफिकेट। और टोटल अटेम्प्ट भी एक कैंडिडेट कितना दे सकता है? मैक्सिमम अटेम्प्ट। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट भी आपका 7। तो याद करने में आपको सुविधा होगा, 7 सर्टिफिकेट मिलता है, 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं मैक्सिमम बार। 7 सर्टिफिकेट क्या क्या देता है? मैनेजर का आपका, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, मैनेजर का आपका 2 सर्टिफिकेट, ये हो गया। क्या क्या? आपका एक फर्स्ट क्लास, दूसरा आपका सेकंड क्लास, ये हो गया। 2 सर्टिफिकेट हो गया। और जिसके लिए डिप्लोमा वाले के लिए जो वैकेंसी निकलता है, क्या क्या निकलता है? सर्वेयर, ओवरमैन और सरदार।
तो कितना हो गया, 2 और 3 5 हो गया। 2 जिसमें आपका रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी लिखा नहीं रहता है। क्या क्या 2 है आपका, एक हो गया इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ईडीसी इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, और आपका जीटी गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट। टोटल कितने सर्टिफिकेट हो गए, 7। 7 क्या क्या हुआ, मैनेजर का 2 सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी निकलता है, क्या निकलता है वैकेंसी, सर्वेयर का या सरदार का या फिर ओवरमैन का निकलता है क्या नहीं। टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। और 2 सर्टिफिकेट जिसमें रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी लिखा नहीं रहता है, वो आपका इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट और गेस्ट टेस्टिंग। टोटल 7 सर्टिफिकेट हो गया। टोटल 7 सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल मैक्सिमम जो अटेम्प्ट है वो भी आपका 7 है। क्या आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए, आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये आपको 5 डॉक्यूमेंट्स मिनिमम है, ये आपको देना है। लेकिन याद रखिएगा कि जो आप जो मेडिकल सर्टिफिकेट दीजिएगा वो आपका प्रीवियस जिस दिन आप दे रहे हैं उससे 1 साल के बीच का ही होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। किससे आपको बना होना चाहिए, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर या एमबीबीएस कोई डॉक्टर या फिर सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन क्या होता है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है, रूल्स में मैं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं मेडिकल वाला में। ये आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग अगला रेगुलेशन। इसी रेगुलेशन में क्या बताया कि रेगुलेशन 14 में कि मैनेजर ओवरमैन सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अभी तक हम लोग एज का बात किए और डॉक्यूमेंट का बात किया। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ कि यदि मैनेजर या ओवरमैन का आप एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। वो तो आपका विदाउट टेक्निकल था, जैसे कि आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट था, इंटरमीडिएट, वो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं था। टेक्निकल में क्या चाहिए, मिनिमम में आप सरदार सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप बोलिएगा सर गेस्ट टेस्टिंग का भी तो चाहिए। गेस्ट टेस्टिंग किस केस में चाहिए, यदि आप अंडरग्राउंड में यदि आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया, अनरिस्ट्रिक्टेड आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको सरदार प्लस गेस्ट टेस्टिंग देना है। यदि आपको रिस्ट्रिक्टेड चाहिए जो आपका ओनली फॉर ओपन कास्ट के लिए होता है, आप ओपन कास्ट में ही काम कर सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ आपको माइनिंग सरदार का आपका सर्टिफिकेट रहेगा, तो आप मैनेजर और ओवरमैन के सर्टिफिकेट का एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप आराम से बैठ सकते हैं। ओनली फॉर आप माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, माइनिंग सरदार का, और आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका रिस्ट्रिक्टेड वाला मिलेगा। यहाँ तक समझिएगा। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। रिस्ट्रिक्टेड वाला मिलेगा। लेकिन यदि आप माइनिंग सरदार प्लस गेस्ट टेस्टिंग का भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका अनरिस्ट्रिक्टेड मिलेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड। ये आप समझ गए। जो रिस्ट्रिक्टेड जो होता है ना वो सिर्फ ओपन कास्ट के लिए अप्लाई होता है, याद रखिएगा। आप सिर्फ ओपन कास्ट में आप ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी मतलब कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अंडरग्राउंड में ड्यूटी यदि आप करना चाहते हैं तो आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट ओनली का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब आगे क्या है कि यदि वाइंडिंग इंजनमैन का सर्टिफिकेट का एग्जाम में आपको बैठना चाहते हैं तो आपका लिटरेट होना जरूरी है। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि चाहे सर्वेयर हो, सरदार हो, ओवरमैन हो या मैनेजर हो, ये 4 के लिए टोटल 5 सर्टिफिकेट बनता है, क्योंकि मैनेजर का 2 को बनता है। तो इस 5 सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम जो हम लोग देखें वो इंटरमीडिएट का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। लेकिन यदि हम मैनेजर या ओवरमैन में यदि हम लोग जाते हैं उसके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन पूछा जाए तो आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैक्सिमम तो आप डिग्री वाले भी आप सरदार बन सकते हैं, उसके लिए कोई सुनिए, मैक्सिमम तो आप डिग्री वाले भी आप ओवरमैन भी बन सकते हैं। आपके पास यदि बड़ा सर्टिफिकेट है तो आप नीचे वाला पद ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास जो मिनिमम सर्टिफिकेट यदि आपको पूछा जाए या फिर मैनेजर बनने के लिए या ओवरमैन बनने के लिए, तो आपके पास माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। माइनिंग सरदार आप 2 प्रकार से बन सकते हैं, एक डिप्लोमा कैंडिडेट या फिर आप एक फील्ड कैंडिडेट। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यदि आप वाइंडिंग इंजनमैन का एग्जाम के लिए बैठना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट के लिए, तो आपका ओनली फॉर आप पढ़ा लिखा है, आप अच्छे से साक्षर है, आप साइन कर पा रहे हैं, तो देन आप उस एग्जाम में आराम से बैठ सकते हैं। अगला स्लाइड क्या है, रेगुलेशन नंबर 15। हम लोगों ने 13 को बताया कि क्या था, 14 मैंने आपके साथ फर्दर डिस्कस किया, 13 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पिछले वीडियो में। 15 में क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट। अब मैनेजर का 2 सर्टिफिकेट मिलता है, क्या क्या, एक फर्स्ट क्लास एक सेकंड क्लास। तो अब किसको किसको मिल सकता है, यदि आप सरदार हैं तो भी बन सकते हैं, यदि आप ओवरमैन हैं तो भी बन सकते हैं, यदि आप डिप्लोमा डिग्री वाले हैं तो भी आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए आप एलिजिबल है। चलिए डिस्कस करते हैं। यदि फील्ड कैंडिडेट है और यदि आपको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए तो आपके पास मिनिमम जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका 6 साल का होना चाहिए। ये आप समझ गए। यदि आप सेकंड क्लास के लिए बैठना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यदि आप फील्ड कैंडिडेट है और यदि आप फर्स्ट क्लास के लिए बैठना चाहते हैं तो मिनिमम एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 6 साल। यदि आप सेकंड क्लास के लिए बैठना चाहते हैं तो मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 साल। यहाँ तक समझ गए। यदि आप डिप्लोमा वाले, आप सेकंड कॉलम में आइए, यदि आप डिप्लोमा वाले हैं तो आपके पास मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर फर्स्ट क्लास 5 साल चाहिए।
ये हो गया। और यदि सेकंड क्लास के लिए बैठना चाहते हैं तो मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका 4 साल होना चाहिए। ये समझिए। नहीं सर हम डिप्लोमा वाली भी नहीं है और ना ही मैं आपका फील्ड कैंडिडेट या फिर आप सरदार वाले हैं, मैं आपका डिप्लोमा डिग्री वाला हूँ, उस केस में सर हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या चाहिए। आप जैसे डिप्लोमा या जैसे ही आप डिग्री करते हैं तो डिग्री के लिए आपको जनरल लेवल से पास कर जाते हैं तो आपको सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेकिन आप यदि फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए आप यदि एग्जाम में बैठना चाहते हैं, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको मिनिमम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको बात कर रहा हूँ। और एक बार समझिएगा, याद कैसे रखना है, 6-5-5-4-2, 6-5-5-4-2। शुरू में क्या था, फील्ड कैंडिडेट, उसके बाद डिप्लोमा कैंडिडेट, उसके बाद क्या था आपका डिग्री कैंडिडेट। समझिएगा और एक बार, फील्ड कैंडिडेट है, आपको फर्स्ट क्लास का एग्जाम के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको पास मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस। सेकंड क्लास का यदि आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो 5 साल का एक्सपीरियंस। समझ गए। डिप्लोमा वाले तो आपको 5 साल और 4 साल, 5 साल फर्स्ट क्लास के लिए, 4 साल सेकंड क्लास के लिए। यदि आप डिग्री वाले कैंडिडेट हैं, आप डिग्री इन माइनिंग किए हैं, तो आपको सेकंड क्लास के लिए किसी प्रकार का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास के लिए आपके पास मिनिमम 2 साल। समझिएगा, 6-5-5-4-2 कैसे याद रखना है, समझिएगा, 6 साल 5 साल 5 4 और 2। 6 साल किसके लिए, फील्ड कैंडिडेट के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए। सेकंड क्लास के लिए कितना, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस। फिर 5 साल का एक्सपीरियंस किसके लिए, डिप्लोमा वाले के लिए, किसके लिए, फर्स्ट क्लास के लिए। ये हो गया। सेकंड क्लास के लिए मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 4 साल, और डिग्री वाले के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका 2 साल। ये आप समझ गए। रेगुलेशन नंबर 15 में क्या था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट। 16 में क्या समझिएगा, सब वही रहेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर, ये मैनेजर के जगह में अब 16 में आ जाएगा सर्वेयर। 100 से 16, 100 से सर्वेयर, 100 से दोनों आ रहा है, याद रखने में आपको सुविधा होगा। ये आप समझ गए। आपका 17 में क्या आ जाएगा, वही है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट नहीं, अब आपका सरदार सर्टिफिकेट आ जाएगा। 17 में क्या आ जाएगा आपका सरदार। 18 में आपका क्या आ जाएगा, वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट फॉर, आपका मैनेजर नहीं रहेगा, अब इस बार रहेगा इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। तो आपको 15, 16, 17, 18, 15 में क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट, 15 समझ गए। 16 में क्या है, वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसके लिए, सर्वेयर के लिए। 17 में क्या है, वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिनिमम किसके लिए, सरदार के लिए। आपका 18 में क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके लिए किसके लिए, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इसी स्लाइड में, क्या है कि यदि आप सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जाम आप चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास, यदि जनरल कैंडिडेट आप हैं तो आपको 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वेइंग में। ये हो गया। लेकिन यदि आप किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आप थ्योरी या प्रैक्टिकल क्लास किए हैं तो आपके पास मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 6 महीने का होना चाहिए। ये तो आप सर्वेयर वाला समझ गए। लेकिन यदि आप सरदार सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आप उस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, फील्ड कैंडिडेट के लिए मिनिमम 3 साल। ये समझ गए। और यदि आप डिप्लोमा है या फिर डिग्री वाले हैं तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिनिमम आपको 1 साल का चाहिए। कितना चाहिए, 1 साल। ये आप समझ गए। और इंजन ड्राइवर के लिए या आप इंजन चलाने का आपके पास प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइंडिंग इंजन चलाने का, वो 1 साल का, या उसके असिस्टेंट के रूप में आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक बार समझिएगा, यदि आप फील्ड कैंडिडेट हैं, आपको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट में बैठना है, मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको 6 साल। समझ गए। सेकंड क्लास के लिए बैठना है तो 5 साल, फिर आपको 5 साल, फिर 4 साल, फिर आपका 2 साल। ये किसके लिए है, डिप्लोमा के लिए। ये फर्स्ट वाला क्या है, फील्ड वाले के लिए। ये क्या है, आपका डिग्री कैंडिडेट के लिए। यहाँ तक समझ गए। रेगुलेशन आप 15 को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। रेगुलेशन 16 में आते हैं, आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं पीछे में क्या है। तो आपको बताया था जनरल कैंडिडेट के लिए नॉट लेस देन 2 साल, कम से कम 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और यदि किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से सर्वे का आप यदि थ्योरी या प्रैक्टिकल क्लास किए हुए हैं तो आपको मिनिमम आपके पास कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए आप यदि बैठना चाहते हैं उस एग्जाम में, तो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो इससे पहले मैंने आपके साथ मैनेजर का डिस्कस किया था, क्या था, 6-5-5-4-2 था। अभी क्या था, सर्वेयर के आपके पास मिनिमम क्या होना चाहिए। तो आपको यदि जनरल कैंडिडेट है तो मिनिमम आपके पास 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। लेकिन यदि आप किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से थ्योरी या प्रैक्टिकल क्लास किए हैं तो आपके पास मिनिमम जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 6 महीने का होना चाहिए। ये हम लोग इससे पहले भी डिस्कस किए। अब हम लोग आगे आते हैं रेगुलेशन नंबर 17। जस्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो सरदार सर्टिफिकेट क्या बताएं आपको कि यदि आप फील्ड कैंडिडेट है तो मिनिमम 3 साल। यदि आप फील्ड कैंडिडेट नहीं है, यदि आप डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर डिग्री किए हैं माइनिंग से, तो आपको मिनिमम आपको 1 साल का आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एकदम आपके जबान में याद हो जाना चाहिए, आपको भूलने का एकदम भूलने हम तो देंगे ही नहीं,
बस आप वीडियो के साथ बने रहे, ये आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं रेगुलेशन नंबर 18। रेगुलेशन 18 में क्या था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट। आपको क्या बताए थे वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए कि 1 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, चाहे वो वाइंडिंग इंजन चलाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर उसका असिस्टेंट के रूप में, या उसका असिस्टेंट के रूप में आप या फिर उसको चलाएं हैं, तो आपको मिनिमम आपका 1 साल, कम से कम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार आपको एग्जाम पूछा जाता है। याद रखिए, यदि आप हमारी क्लास से यदि आप सेटिस्फाई है और आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन बैच लेकर आया हूँ। क्लास स्टार्ट हो चुका है आपका 6 फरवरी से, क्लास आपका 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ये लगभग 4 क्लास या 5 क्लास हो चुका है, लगभग 5 क्लास हो चुका है। इस 5 क्लास में मैं इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर चुका हूँ, जो आपको माइनिंग सरदार या ओवरमैन में पूछा जाता है। यहाँ इवन 7 क्लास में भी पूछा जाता है, उसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। और आपका रेगुलेशन नंबर 43 तक हम लोग लिख के याद भी करवा चुके हैं। तो आप लोग देरी ना करें, ये एकदम आपको यदि फर्दर यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बैच के बारे में, यदि आपको ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको फर्दर आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आते हैं रेगुलेशन नंबर 19। हम लोग 18 तक देख चुके हैं। 14 में हम लोगों ने क्या देखा था कि क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मिनिमम एज क्या होना चाहिए, 20 साल मिनिमम एज होना चाहिए सर, और 5 को मेरे पास डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चाहे मैनेजर हो, सरदार हो, ओवरमैन हो या सर्वेयर हो, उसका हम लोग सर्टिफिकेट यदि हम लोग अप्लाई करते हैं तो मिनिमम वो चीज़ डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या क्या चाहिए था आपको पास, एज सर्टिफिकेट चाहिए था, कैरेक्टर चाहिए था, मेडिकल चाहिए था, इंटरमीडिएट पास आउट चाहिए था, और आपके पास फास्टेड का वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए था। ये 5 को सर्टिफिकेट चाहिए था। रेगुलेशन नंबर 15 में हम लोग आपके साथ डिस्कस किया कि मैनेजर बनने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था फील्ड कैंडिडेट के लिए 6 साल फर्स्ट क्लास के लिए, उसके बाद 5 साल सेकंड क्लास के लिए। यदि आप डिप्लोमा वाले हैं तो 5 और 4 का फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, और यदि आप डिग्री वाले हैं तो आपको फर्स्ट क्लास के लिए मिनिमम जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ओनली फॉर 2 ईयर्स है। इसके बाद मैंने आपके साथ फर्दर डिस्कस किया किसके बारे में, कि यदि आप सर्वेयर के लिए सर्टिफिकेट के लिए आप एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम होना चाहिए। तो मैं आपको बताया था कि 2 साल और 6 महीना। 2 साल क्या बताए थे जनरल कैंडिडेट के लिए, और 6 महीना किसके लिए बताए थे, यदि आप किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, यदि आप किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से यदि आप थ्योरी या प्रैक्टिकल क्लास किए हैं तो मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हो सकता है कि मैं आपके साथ बोलते बोलते कोई 6 महीने की जगह हम 6 साल बोल यदि निकल भी गया हो तो आप लोग उसमें सॉरी बोलता हूँ, मिस्टेक को आप लोग सुधार लीजिएगा। मिनिमम 6 महीने का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ही चाहिए सर्वेयर के लिए, यदि आप थ्योरी या प्रैक्टिकल क्लास किए हुए हैं किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था सरदार के लिए। सरदार के लिए फील्ड कैंडिडेट के लिए मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 3 साल, और यदि डिप्लोमा या डिग्री वाले हैं तो मिनिमम आपके पास 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था किसके लिए, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, चलाने के लिए या उसके असिस्टेंट के रूप में मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ये मैंने आपके साथ रेगुलेशन 18 तक डिस्कस किया। 19 में हमने क्या डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट एग्जामिनेशन। मैंने आपको ये बताया था इससे पहले कि आपको टोटल बोर्ड ऑफ जो माइनिंग एग्जामिनेशन है टोटल 7 सर्टिफिकेट देती है, टोटल 7 सर्टिफिकेट देती है, और आप किसी भी एक सर्टिफिकेट के लिए मैक्सिमम 7 बार ही बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम में कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम 7 बार बैठ सकते हैं। यदि आप 7 बार में बैठ कर यदि कोई एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप और एलिजिबल नहीं है कि आप उस एग्जाम में और नहीं बैठ सकते हैं, उस सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आप कॉम्पिटेंट नहीं है, फिर आपको वो खत्म हो गया। इसलिए मैक्सिमम अटेंड आपको 7 बार दिया। जिस तरह आपको यूपीएससी में एग्जाम लेती है मैक्सिमम एक रहता है ना कि एक कैंडिडेट कितना मैक्सिमम बैठ सकता है, वही चीज़ है। अब मैं आप लोग के साथ आता हूँ रेगुलेशन नंबर 20 को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 20 में क्या है, फीस ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। मतलब यदि आप किसी प्रकार से कोई सर्टिफिकेट को भूल जाते हैं तो आपको एक फीस लेकर, जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन जो निर्धारित करती है उस फीस को लेकर आपको एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का एक अलग सा रेगुलेशन है। इसमें क्या है कि यदि आपका कोई भी सर्टिफिकेट के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो एक फीस लिया जाता है। वो फीस आपको कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। मैंने आपको बताया था कभी भी यदि बोर्ड लिखा रहेगा समझिएगा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। रेगुलेशन नंबर 21 में क्या है, एक्सचेंज सर्टिफिकेट। एक्सचेंज सर्टिफिकेट क्या है कि यदि आप विदेश में काम कर रहे हैं और वहाँ का आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मान के चलिए इंडिया में हम लोग जैसे काम कर रहे हैं तो हमको डीजे सर्टिफिकेट देती है कि आप ओवरमैन है तो ओवरमैन का कॉम्पिटेंसी देती है, सरदार का कॉम्पिटेंसी देती है, सर्वेयर का कॉम्पिटेंसी मिलता है, मैनेजर तो मैनेजर का कॉम्पिटेंसी मिलता है। उसी प्रकार यदि आप विदेश में काम कर रहे हैं तो वहाँ का उस देश का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन यदि आप वहाँ से यदि यहाँ आ गए, इंडिया आ गए, तो क्या आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर DGMS ये कहती है कि आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो एग्ज़ाम निर्धारित है उस एग्ज़ाम में आप बैठिए, उस एग्ज़ाम को यदि क्वालिफाई करेंगे तो आपको उसके इक्विवेलेंट आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, निश्चित तौर पे दिया जाएगा। लेकिन मैनेजर वाला में क्या कंडीशन है
कि मैनेजर वाला में आपको एक कंडीशन दे दिया है कि आपको मिनिमम भारत का जो माइंस है, इंडियन माइंस में आपको मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 6 साल का आपके पास होना ही चाहिए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आगे रेगुलेशन आएगा। अब मैं आप लोगों के साथ आता हूँ, जिस तरह हर बार की तरह मैं आपके साथ क्लास को डिस्कस करता हूँ और आपके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करता हूँ, ताकि आप ये समझ पाएँ कि हमको पढ़ने के बाद हम कहाँ तक एलिजिबल है किसी क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। आपका एग्जाम MCL का 21 फरवरी को है। आपका MCL का एग्जाम 21 फरवरी को है। मेरा जो जितना भी आपका रेगुलेशन का जो वीडियो अपलोड है, आप एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप यदि जरूर एकदम भूलिएगा नहीं, आप अच्छे से देख लीजिए। यदि आपको प्रॉब्लम होता है, हो सकता है कहीं पर मिस्टेक्स है या आपको याद नहीं हो रहा है, या फिर मेरे द्वारा कोई डाटा मिस्टेक लिखा गया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मैं आपके साथ फिर उसको फर्दर आपको हेल्प करूँगा। तो मैं आपको क्या बताया कि रेगुलेशन के जितने वीडियो है आप जाकर देख लीजिए, आपको जरूर याद हो जाएगा। आज मैं आपके साथ रेगुलेशन 21 तक क्लियर किया। फर्दर अब जो वीडियो आएंगे वो आपके साथ रेगुलर वीडियो आएंगे। कुछ कारण था जिसके कारण मैं आपके साथ रेगुलर वीडियो लेकर नहीं आ पाया। अब मैं आपके साथ रेगुलर वीडियो लाऊंगा। अब बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, बस आप हमको सपोर्ट करते रहें। तो ये हो गया। तो MCL में आप अच्छे प्रकार से जाइए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मैं फर्दर आपके साथ और वीडियो भी लाऊंगा। आते हैं पहला क्वेश्चन पे। द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन अपियरिंग इन एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड। कहने का मतलब क्या है, यदि बोर्ड कोई भी जो आपको 7 को एग्जाम लेता है ना सर्टिफिकेट के लिए, तो मिनिमम आपके पास क्या एज होना चाहिए, तो ही आपको वो सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी, तो आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो बोर्ड के द्वारा कोई भी जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसके लिए मिनिमम जो किसी भी कैंडिडेट का जो एज होना चाहिए वो आपको 20 साल होना चाहिए। अब इसी को एक अलग तरह से लिख देगा, क्या लिख देगा कि सरदार के सर्टिफिकेट में एग्जाम में बैठने के लिए आपको मिनिमम एज क्या होना चाहिए, 20 साल। गेस्ट टेस्टिंग में बैठने के लिए क्या होना चाहिए, 20 साल। बोल देगा ओवरऑल में बैठने के लिए क्या होना चाहिए, 20 साल। बैठ ही सकते हैं क्या नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि बोर्ड के द्वारा जितना भी एग्जाम है आप बैठ सकते हैं 20 साल में। लेकिन मैनेजर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए, तो 23 साल। आप 23 साल है तो ही आप मैनेजर बन सकते हैं। आगे आते हैं, द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन। क्वेश्चन तो पढ़ चुके थे। तो कंडक्टेड बाय द बोर्ड क्या हो जाएगा, यदि आपको मिनिमम एज क्या होना चाहिए किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए जो बोर्ड जो लेती है, तो मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए। आप समझ गए। 18 साल में क्या है, आप इंप्लॉय बन सकते हैं। समझिएगा, आप इंप्लॉय बन सकते हैं। कहाँ पे, आपको माइनिंग में, माइनिंग इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं। मतलब माइंस में आप आराम से काम कर सकते हैं। जब तक आपका 18 साल नहीं होगा आप माइनिंग इंडस्ट्री में जॉब नहीं कर सकते। ये पहला चीज़ हो गया। 16 साल में क्या है, जब तक आप 16 साल को कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक आप माइंस में ट्रेनी के तौर पे नहीं आ सकते हैं। यदि आप 16 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो आप ट्रेनी के तौर पे या फिर अप्रेंटिस आप कर सकते हैं। एकदम आपको याद करते जाना। हो सकता है कि इसी में से कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अगला क्या है, अगला समझा दिए कि आप जब 20 साल आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम जो आपको एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय बोर्ड, एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय बोर्ड जो आपको कंडक्ट बाय जो बोर्ड जो कंडक्ट करती है उसमें आप बैठ सकते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। 23 ईयर्स क्या आपको बिकम मैनेजर। कहने का मतलब क्या, मैनेजर बनने के लिए आपका मिनिमम एज आपको 23 ईयर्स होना ही चाहिए। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन में 4 चीज को देखें, आपको याद होना चाहिए। आते हैं फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर अपियरिंग इन मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट ओनली। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक चीज आपको ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा पेन में चेंज कर लेता हूँ। इसमें पूछा जा रहा है कि मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन पूछा है, वर्ड को पकड़िएगा। अपियरिंग इन मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जाम, मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास जो नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट ओनली, मतलब किसका बात कर रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड का बात कर रहा है। अनरिस्ट्रिक्टेड का बात कर रहा है कौन से एग्जाम में बैठने के लिए, तो मैनेजर कॉम्पिटेंसी एग्जाम में। ये आप समझ गए। मिनिमम क्या पूछ रहा है, तो मिनिमम समझिएगा बात को, मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक नहीं पूछ रहा है, क्वालिफिकेशन। एकेडमिक यदि पूछता तो आपको क्या लगाना था, 10+2। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट, याद रखिएगा। या इसके इक्विवेलेंट का कोई भी यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे इक्विवेलेंट में डिप्लोमा या डिग्री होता है ना, उसी प्रकार, तो वो आपका वो एलिजिबल है, याद रखिएगा। टेक्निकल में क्या है, तो टेक्निकल आपको मैंने समझाया था, सरदार सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, तो ही आप मैनेजर या ओवरमैन बन सकते हैं। लेकिन इसमें बोला गया है कि नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट ओनली, मतलब अंडरग्राउंड का सर्टिफिकेट के लिए, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड बात कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, प्लस गेस्ट टेस्टिंग होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको हमको ऑप्शन में देखना है कि सरदार और गेस्ट टेस्टिंग कहाँ लिखा हुआ है। सिर्फ सरदार लिखा हुआ है,
ओवरमैन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि मिनिमम पूछ रहा है। गेस्ट टेस्टिंग, सिर्फ गेस्ट टेस्टिंग, ये भी आपका होगा नहीं। लेकिन नीचे में लिख दिया आपका ए एंड सी बोथ, ए सी में क्या है गेस्ट टेस्टिंग, ए में क्या है सरदार, इसका मतलब क्या ए और सी दोनों होगा, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करेंगे। इस तरह करके आपको क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, आपको इस प्रकार के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, टू अपीयर इन द इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के एग्जाम में बैठने के लिए, एडमिट होने के लिए द कैंडिडेट मस्ट बी, कैंडिडेट क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, 8th पास, बिल्कुल भी नहीं, लिटरेट, यस, पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना ही रेगुलेशन आपका लिखा हुआ है। ये आप समझ गए। हम लोग क्या बात किए थे, वही वाला जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला में वो आपका कितना आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लेकिन ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का नहीं है। इसमें बोला जा रहा है कि आप कितना पढ़े लिखे होने चाहिए। तो आपको लिटरेट यदि आप हो गए तो आप इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। यदि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पूछा जाता, हो सकता है कि आपसे यदि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पूछ जाता है, किसके लिए, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पूछ ही सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है, क्वेश्चन है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 1 साल का, समझते रहिएगा, मिनिमम आपको 1 साल का होना चाहिए। किसके लिए, इंजन को चलाने के लिए, इंजन ड्राइवर के रूप में या उसके असिस्टेंट के रूप में। 1 साल का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके लिए, आपको इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए। यही वाला यदि सरदार के लिए पूछ देता, किसके लिए पूछ देता, आपको सरदार के लिए, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सरदार के लिए, तो आपको इंटरमीडिएट लगाना था। ये आप समझ गए। लेकिन यदि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पूछता तो फील्ड कैंडिडेट एफसी तो 3 साल फील्ड कैंडिडेट, लेकिन डिप्लोमा या डिग्री वाले हैं तो मिनिमम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यदि डिप्लोमा या आप डिग्री वाले। तो जो चीज़ मैं आपके साथ बोर्ड में डिस्कस कर रहा हूँ तो आप कॉपी में लिख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, आप भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मिनिमम एज फॉर अपियरिंग इन गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन। जस्ट मैं आपको पहला क्वेश्चन में ही आपको बोला गया था कि बोर्ड कोई भी एग्जाम लेती है, उसमें यदि आपको बैठना है तो आपका जो मिनिमम एज आपको 20 साल होना ही चाहिए। तो आपको देखना 20 साल कहाँ लिखा हुआ था, आपका 20 साल, चाहे वो आपका अलग से करके आपको गेस्ट टेस्टिंग का एग्जाम लिख दे, जीटी का, या फिर आपका मैनेजर का लिख दे। देखिए मैनेजर का एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, ताकि बैठ सकते हैं, लेकिन आप मैनेजर बन नहीं सकते, ये याद रखिएगा। मैनेजर बनने के लिए आपको पास 23 ईयर्स मिनिमम आपका होना ही चाहिए, ये आप समझ गए। उसके बाद जैसे आपका ओवरमैन हो गया, या फिर आपका सर्वेयर हो गया, या फिर आपका सरदार हो गया, या फिर आपका इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4, और इसका कितना 2 सर्टिफिकेट मिलता है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, और ये एक टोटल कितना हो गया, टोटल 7 सर्टिफिकेट। ये 7 सर्टिफिकेट एग्जाम में बैठने के लिए आपका जो मिनिमम एज यदि पूछा जाए, मिनिमम एज, तो आपको 20 साल होना चाहिए, ये हो गया। और 20 साल एक एज होता है किसका, कंपीटेंट पर्सन का, ये भी याद रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपीटेंट पर्सन का मिनिमम एज क्या होना चाहिए, तो कंपीटेंट पर्सन का मिनिमम एज आपका 20 साल होता है, ये भी आप भूलिएगा नहीं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कंपीटेंट पर्सन को अपॉइंट कौन करती है, तो आपको मैनेजर करता है, ये याद रखिएगा। ऐसे मुंह बोल के नहीं, रिटर्नली आपको अपॉइंट करती है, याद रखिएगा, रिटर्नली लिखित रूप से मैनेजर अपॉइंट करता है। कंपीटेंट पर्सन को मिनिमम एज आपको क्या होना चाहिए, 20 साल होना चाहिए, ये हमेशा आप याद रखिएगा। ये टोटल के लिए कितना, टोटल सर्टिफिकेट कितना जारी करती है, 7 सर्टिफिकेट जारी करती है। मिनिमम एज क्या होना चाहिए आपको, मिनिमम एज आपका 20 साल होना चाहिए, ये डिस्कस पूछ लिए। अब यदि किसी का एक का पूछ दिया अकेला, जिसमें पूछा गया गेस्ट टेस्टिंग का, तो क्या होना चाहिए, 20 साल होना चाहिए, 20 साल अब कर दिए। 16 साल में आपके साथ बता चुके हैं, अप्रेंटिस या फिर ट्रेनी, क्लियर है। 18 साल किसका होना चाहिए, एम्प्लॉय बनने के लिए, मतलब काम करने के लिए, ये हो गया। 45 साल क्या है, यदि आप 45 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद जो आपका जो पीएमई होता है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, जनरली 45 साल से पहले क्या होता है, आपको हर 5 साल पे होता है, हर 5 साल पे होता है। लेकिन जैसे आप 45 साल क्रॉस कर जाइएगा ना, तो प्रत्येक 3 साल पे आपको पीएमई किया जाएगा। अब पीएमई और आईएमई क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पीएमई और आईएमई पे एक कंप्लीट वीडियो है, मेडिकल ऑफ एग्जामिनेशन, आप जाकर देख सकते हैं कि पीएमई क्या होता है, आईएमई क्या होता है, किस फॉर्म में उसको नोटिस दिया जाता है, टोटल डिटेल से, ये आप समझ गए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आप लोग शायद हमारे साथ थक गए होंगे, आपको थकना एकदम मना है क्योंकि एग्जाम बहुत सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर अपियरिंग इन सेकंड क्लास मैनेजर एग्जामिनेशन।
इफ कैंडिडेट हैज कंप्लीटेड डिप्लोमा इन माइनिंग, यदि माइनिंग में डिप्लोमा किया है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। मैं आपको एक बार कॉलम क्या आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कॉलम क्या बनाया थे 6 5 5 4 वाला, देखिएगा थोड़ा समझिएगा। कॉलम मैंने आपके साथ बनाया था, ओह थोड़ा सा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप निश्चिंत रहे, आपको पूरा समझ में आएगा। इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यदि फील्ड कैंडिडेट है, क्या है फील्ड कैंडिडेट, दूसरा क्या था आपका डिप्लोमा कैंडिडेट, और तीसरा आपका क्या था डिग्री वाले कैंडिडेट है। ये आप समझ गए। अगला समझिएगा, ओह ये हो गया। ये हो गया, ठीक है। यदि आप उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं। अब समझिएगा, मैंने बताया था यदि आप फील्ड कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इधर हम फर्स्ट क्लास के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास के लिए क्या था आपके पास जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिनिमम 6 साल, मिनिमम 6 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड क्लास के लिए क्या था 5 साल, ये हो गया। डिप्लोमा वाले के लिए फर्स्ट क्लास के लिए कितना साल, मिनिमम 5 साल फर्स्ट क्लास के लिए। सेकंड क्लास के लिए मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास 4 साल होना चाहिए, मिनिमम बात कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। डिग्री वाले के लिए आपको 2 साल, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब आपको इसमें देखना क्या लगेगा, क्या था इसमें मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर अपीयरिंग सेकंड क्लास, सेकंड क्लास वाला ये वाला है, ये हो गया। और क्या बोल रहा है कौन कैंडिडेट है, डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा ये वाला है, क्या हो जाएगा 4 साल, तो आपको 4 साल में टिक आउट करना है। ये आप समझ गए। 2 साल किसके लिए है, डिग्री वाले के लिए, किसके लिए फर्स्ट क्लास के लिए, समझिएगा। डिग्री वाले के लिए क्या है 2 साल का एक्सपीरियंस, ये आप समझिए। इसमें और एक क्वेश्चन बनता है, 2 साल का एक्सपीरियंस किसके लिए, सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए, सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके लिए, जनरल कैंडिडेट। यहां तक समझ गए। 1 साल किसके लिए, इस पे क्या क्वेश्चन बनता है, सरदार वाला के लिए, सरदार सर्टिफिकेट एग्जाम क्या होना चाहिए। यदि आप डिप्लोमा या डिग्री वाले कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा या डिग्री वाले हैं, तो क्या होना चाहिए, मिनिमम 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल कम से कम, ये याद रखिएगा, आपको एग्जाम में आता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा। और ये 3 साल क्या है, 3 साल है आपका फील्ड कैंडिडेट के लिए, पता है ना। फील्ड कैंडिडेट वाला यदि माइनिंग सर्जन बनना चाहता है तो मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 3 साल होना चाहिए। और 3 साल क्या है, और एक 3 साल का और एक क्वेश्चन है, यदि आपका एज 45 साल से अधिक हो जाता है, यदि आपका एज 45 साल से अधिक हो जाता है तो जो आपको जो पीएमई किया जाएगा ना, वो 5 साल के बजाय प्रत्येक 3 साल में किया जाएगा। ये आप समझ गए। क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक साल कितना परसेंट इंप्लॉय का पीएमई किया जाता है, 20% का, याद रखिएगा। कितना परसेंट का, 20% का, 20% करके 5 साल में 100% क्लियर करता है, याद रखिएगा। 20% बोलिए या फिर 1/5 भाग बोलिए, दोनों में से एक ही चीज़ है। ये हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट। अभी जस्ट मैंने आपके साथ बताया कि सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में डिप्लोमा या डिग्री के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। इसके पीछे स्लाइड में देखिए, डिप्लोमा या डिग्री के लिए 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप लगाइए इसमें 1 साल। ये हो गया। 2 क्या था बताए थे, सर्वेयर वाला के लिए ज़्यादा हो गया, हमको लगता है कि आप लोग याद हो, कि अब इतना याद हो गया कि अब कभी नहीं भूलिएगा। 3 साल आपको बताएं फील्ड कैंडिडेट के लिए, फील्ड कैंडिडेट किसके लिए, सरदार के लिए, ये हो गया। 4 साल आपको बता चुके हैं, 6 5 5 4 किसके लिए, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। डिप्लोमा कैंडिडेट किसके लिए, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। तो राइटिंग खराब है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट टू बी एडमिटेड इन सर्वेयर एग्जाम। सर्वेयर के एग्जाम में बैठने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया था, चाहे सर्वेयर हो, ओवरमैन हो, सरदार हो या मैनेजर हो। मैंने आपको बताया था सरदार हो, ओवरमैन हो, सर्वेयर हो या मैनेजर हो, इसके लिए
आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट या फिर सीनियर सेकेंडरी बोलिए या फिर उसका इक्विवेलेंट बोलिए या फिर डिप्लोमा या डिग्री बोलिए, लेकिन इसमें टेक्निकल का नहीं पूछा जा रहा है, तो या उसको इक्विवेलेंट। तो आपको क्या बताना है कि सर्वेयर के लिए क्या होना चाहिए, तो लिटरेट। लिटरेट किसमें होता है, आपका इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, इंजन। देखिए आपको हर चीज़ याद हो जाएगा, आप बस कल वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए आप बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें, ताकि उनको ये एक्सेस हो और उनको ये पता चले कि माइनिंग का कोई क्लास होता है और अच्छा क्लास होता है। यदि समझ में आए तो वो सब्सक्राइब करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्दर फिर हम लोग आपके साथ और डिस्कस करेंगे, आपको और समझाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया इंटरमीडिएट इन साइंस, ये किसी भी आपको क्लियर नहीं किया हुआ है कि इंटरमीडिएट इन साइंस ही होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट सीनियर, इसमें लिखा हुआ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, ये आपका होगा नहीं। मैंने आपको बताया था 10+2 उसी को बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, और इंटरमीडिएट वही चीज़ है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। किसमें के लिए, सर्वेयर के लिए। सिर्फ सर्वेयर के लिए नहीं, जरूरी नहीं है, आपका ओवरमैन में भी ये बोला जाता है तो यही होता, या फिर आपका मैनेजर में बोला जाता है तो भी आपका यही होता है, या फिर आपका सरदार में बोला जाता है तो भी आपका यही होता है। ये हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यदि ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है और ये मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो काइंडली आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कि ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला आप लोगों के साथ समक्ष डिस्कस कर सकूँ, और आपका जो कंसेप्ट है वो आपको मजबूती दे सकूँ। आपके कंसेप्ट में आपको आता है, मुझे पता है आपको सारा चीज़ आता है, बस खाली आप आलसी है। कोई बात नहीं, मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ और आपको मजबूती, आपकी जो तैयारी है उसमें मजबूती देना आया हूँ। आपका क्या है, हाउ मेनी टाइम्स अ कैंडिडेट कैन अपीयर इन एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय बोर्ड, मतलब क्या है, बोर्ड यदि कोई भी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है तो आप मैक्सिमम कितना बार बैठ सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि 7 को सर्टिफिकेट देता है, मैक्सिमम आप 7 बार बैठ सकते हैं, तो आपको 7 हो गया। ये हो गया। 8 क्या है, टोटल जो आपको नोटिफाइड जो डिजीज है, टोटल नंबर ऑफ आपका नोटिफाइड डिजीज का आपका 8 है, याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ जो नोटिफाइड डिजीज है वो आपका 8 है, यह आप समझ गए। और ये आपका जो 6 है, 6 याद रखिए, रेगुलेशन 6, रेगुलेशन 6 आपका क्या है, नोटिस ऑफ रीओपनिंग। रेगुलेशन 6 यदि आपको इसमें आगे से रेगुलेशन लगा देंगे तो नोटिस ऑफ रीओपनिंग है, समझ गए। ये क्या है, 5 रेगुलेशन। यदि आप 5 को बोलिएगा तो मैंने आपको बताया था 4 में एनुअल रिटर्न, 5 में आपका क्या है, अबॉर्टमेंट क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूएंस है। ये हो गया। यदि 5 बोला जाए, यदि 5 का कोई डाटा रहे, यदि 5 साल लिखा रहे, तो 5 साल में क्या होता है आपका, पीएमई होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक 5 साल में आपका पीएमई होता है। इस प्रकार हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ ये, और 7 आपको बता चुके हैं, मैक्सिमम 7 अटेम्प्ट होता है। आगे मैं आपके साथ बहुत जल्द जो MCL का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूँ। हो सकता है कि वो वीडियो आपके साथ कल अपलोड हो जाए या फिर परसों, एक दिन के बाद अपलोड हो जाए। आप उसको देखिएगा, वो 25 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे उसका 10 सीरीज बनाए, कि ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो कोल इंडिया का, तो आपका जो तैयारी है उसमें आपको मजबूती मिले। यदि आप अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है 6 तारीख से। यदि आपको कोई फर्दर इसमें कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जिसमें आपको सहूलियत हो। संतोष क्लासेस आपको हमेशा के लिए धन्यवाद करता है कि आप हमारे साथ बने रहें। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा। जय हिंद दोस्तों।